जो स्टडी वीज़ा है कनाडा ने वो क्लोज कर दिया है अंडर एसडीएस कैटेगरी। अब इन्होंने क्या किया है, वो बाय डिफ़ॉल्ट 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा इन्होंने बंद कर दिया है। तो कनाडा से लोग डोंकी लगा लगा के यूएस जा रहे थे, वहाँ क्या होगा, अब ट्रंप की सरकार आ गई है तो जैसी वो जीते अगले दिन जो सबसे ज़्यादा लोगों ने चीज़ सर्च की ना वो थी कि हाउ टू मूव टू कनाडा। अब ये जो है ये चीज़ कनाडा के लिए एक और बड़ी मुसीबत लेके आ गई है कि भाई अभी तो हमने स्टूडेंट्स को रोका था, विजिटर वीज़े वालों को रोका था। हाँ जी, जब भी कनाडा की कोई अपडेट आती है, कोई न्यूज़ आती है तो हमें लगता है कि बस इतना ही होगा, इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार कनाडा कोई ऐसा नया चेंज, नया अपडेट लेके आ जाता है जिससे लगता है कि यार ये भी हो सकता था, ये भी चेंज हो गया। ऐसे बहुत से अपडेट आ रहे हैं, आपको पता ही होगा पिछले 1-2 साल से हमने इतने चेंजेस देखे हैं। एक और नई अनाउंसमेंट हुई है, इनफैक्ट एक नहीं 2 अनाउंसमेंट हुई है विजिटर वीज़ा के लिए जो आप सोच भी नहीं सकते थे, जो कनाडा ने पहले कभी नहीं किया था, और एक स्टडी वीज़ा के लिए। सो उन दोनों की जो हम हैं डिटेल में बात करेंगे क्या वो चेंजेस हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी वीडियो डाली थी तो लोगों ने बहुत से क्वेश्चन पूछे तो मुझे लगा कि चलो थोड़े डिटेल में डिस्क्राइब कर देते हैं। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो कल ही अनाउंस हुआ है नवंबर 8 को, जो स्टडी वीज़ा है कनाडा ने वो क्लोज कर दिया है अंडर एसडीएस कैटेगरी। सो दिस कैटेगरी टोटली क्लोज्ड। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया से, चाइना से, ब्राज़ील, पाकिस्तान और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो एसडीएस कैटेगरी के अंडर आती थी, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये काफ़ी लोग इसके थ्रू अप्लाई करते थे क्योंकि इसके काफ़ी रीज़न थे। एक तो ये था कि इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती थी, सो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन जो आप लगाते थे, और दूसरा जो था आपका जो इसमें प्रोसेसिंग टाइम है वो कम होता था, मतलब कुछ वीक्स का होता था, 3 वीक्स तक, 20 डेज़ तक। और जो नॉन एसडीएस कैटेगरी है उसमें 90 डेज़ तक होता है, 4 मंथ्स तक होता है, 3 से 4 मंथ्स लग जाते हैं, राइट। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों कैटेगरीज में। नेक्स्ट है सक्सेस रेट। एसडीएस कैटेगरी में सक्सेस रेट था, जो वीज़ा अप्रूवल रेट्स काफ़ी ज़्यादा होते थे, 85% तक होते थे। अभी जो नॉन एसडीएस कैटेगरी बची है उसमें सिर्फ 65% तक है। सो बेसिकली कनाडा ने क्या कि ये कैटेगरी बंद कर दिया, तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है जो एसडीएस कैटेगरी के अंडर जिन्होंने फाइल लगाई थी, अप्रूवल अभी नहीं आया था, या फिर जो सोच रहे थे फाइल लगाने के। सो बेसिकली कनाडा ये चेंजेस क्यों कर रहा है आपको पता ही, आप स्क्रीन पर देख लेना। इन्होंने जो मैसेज दिया है वो ये है कि एक फेयर रखना चाहते हैं चांसेस सारे लोगों के लिए, क्योंकि ये कंट्री स्पेसिफिक था और जो नॉन एसडीएस है उसमें सारी कंट्रीज एलिजिबल थी। बाकी ये कहने की चीज़ है कि ये फेयर करना चाहते हैं। हालांकि जब इन्होंने अनाउंस किया था ये कैटेगरी अलग से, ये उन्हीं कंट्रियों को इन्होंने पिक किया था जहाँ से स्टूडेंट्स ज़्यादा आते थे। सो यहाँ पे बाकी कंट्रीज से इतने स्टूडेंट आते नहीं है, मेन वही कंट्री हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये चाइना हो गया, यहाँ से ही ज़्यादा स्टूडेंट्स आते थे, तो इन्होंने उनके लिए अलग से फास्टर प्रोसेसिंग बना दी थी। लेकिन अब ये करना चाहते हैं नंबर्स को कम। आपको पता है कि हर चेंज ऐसा आ रहा है कि भाई हमें नहीं चाहिए टेम्परेरी रेजिडेंट, यहाँ पे नहीं चाहिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इतना ये रेडी नहीं है वो चीज़ें लेने के लिए। और दूसरा रीज़न आप देख सकते हैं कि इलेक्शंस वगैरह आने वाले हैं तो और भी प्रेशर है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। सो इन शॉर्ट यही रीज़न था, इस वजह से इन्होंने एक और चेंज कर दिया कि ये कैटेगरी बिल्कुल बंद कर दी है। सो बच्चों के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे तो मैंने सोचा कि मैं आपको डिटेल में बता दूं। अगर आपकी फाइल लगी हुई है, ये भी क्वेश्चन आया था कि मेरी फाइल लगी हुई है, रिजल्ट नहीं आया है, आपने एसडीएस के अंडर लगा दिए, देन इट्स ओके, बट अब नवंबर 8 ऑनवर्ड्स नहीं आप लगा सकते, वो कैटेगरी अब क्लोज हो गई है। सो दैट्स अबाउट इट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दबा दें, बहुत जल्दी आप लाइक कर सकते हैं, आपका कुछ नहीं जाएगा, और एक कमेंट ज़रूर कर देना क्योंकि उससे मुझे बहुत सपोर्ट होती है, इस चैनल की जो रीच बढ़ती है और मैं आपके लिए और ज़्यादा कंटेंट लेके आ सकती हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरी जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट आई है वो आई है विजिटर वीज़ा की। मतलब ये तो मुझे जेन्युइनली लगा कि यार ये क्या कर दिया कनाडा ने, ये तो सोचा भी नहीं था। विजिटर वीज़ा जब आपको कनाडा का मिलता है 10 साल का, सीधा किसी को भी दे देते थे। ये बहुत कम केसेस होते थे जब कोई कह लो कि कोई इशू है किसी प्रोफाइल में या किसी केस में कि उस बंदे को थोड़ा वीज़ा मिला है, तो 10-10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा तो डिफ़ॉल्ट था, बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही मिलेगा। अब इन्होंने क्या किया है, वो बाय डिफ़ॉल्ट 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा इन्होंने बंद कर दिया है। मल्टीपल एंट्री ये भी डिसाइड करेंगे कि सिंगल एंट्री देना है या मल्टीपल एंट्री देना है, ये वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड करेगा। और ये भी डिसाइड करेंगे कितनी ड्यूरेशन का देना है। तो 10 साल का तो नहीं मिलने वाला, मुझे तो नहीं लगता कि इतना कॉमनली आप देखेंगे कि 10 साल मिलेगा, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट वाला बंद हो गया है। अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है 10 साल का है तो यू आर द लकी पर्सन, आई वुड से, कि उसको पूरा अच्छे से संभाल के रखना, कोई ऐसी गलती ना करना कि उसमें कोई दिक्कत आए। सो आप सेफ हैं, आपका लग गया वीज़ा, यू आर फाइन, मल्टीपल एंट्री है। लेकिन अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया नहीं है
तो अब आपको दिक्कत आएगी, चाहे वो कोई भी प्रोफाइल है, चाहे आप पेरेंट्स का लगा रहे हैं, तो वो भी आपको डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रोफाइल कैसे बना रहे हैं। उसमें भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि किन किन चीज़ों पे इन्होंने क्राइटेरिया जो है वीज़ा ऑफिसर चेक करेंगे। सो अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने पेरेंट्स का विजिटर वीज़ा लगाएंगे या फिर आप खुद एज अ टूरिस्ट कनाडा में आना चाहते हैं, तो अब आपको कुछ चीज़ों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। सो पहले तो हम बात करते हैं कि जो सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, ये किस बेसिस पे डिसाइड होती है। सिंगल एंट्री होता है कि आप सिर्फ एक ही बार कनाडा आ सकते हैं, उसके बाद दोबारा बार बार उस वीज़ा पे नहीं आ सकते। मल्टीपल एंट्री होता है कि उसी वीज़ा पे आप बार बार कनाडा आ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये एंट्री कैसे डिसाइड होगी, सबसे बड़ा इसका प्राइम मोस्ट फैक्टर जो है वो आपकी पर्पस ऑफ विजिट है, कि आप यहाँ पे किस रीज़न की वजह से आ रहे हैं। सो पहले क्या होता था, पर्पस ऑफ विजिट नॉर्मल भी होती थी, जैसे पेरेंट्स का मैंने अपना वीज़ा लगाया था, तो पर्पस ऑफ विजिट उनका मेरी कॉन्वोकेशन ही था, वो सिंपल एक इवेंट था, लेकिन उनको 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल गया था, या फिर आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी तक का। जो मेरे पेरेंट्स से उनका पासपोर्ट जल्दी एक्सपायर हो रहा था, उनका वीज़ा उस हिसाब से मिला था। सो अगर आपके पेरेंट्स के पास विजिटर वीज़ा ड्यूरेशन अच्छी है तो 10 साल मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है। सो पर्पस ऑफ विजिट में अगर आपका जो कोई इवेंट है, कोई बर्थडे है, या कोई फैमिली में कोई सिक है, कोई और आपको किसी और रीज़न की वजह से आना पड़ रहा है, कोई इवेंट की वजह से, तो वो सिंगल एंट्री भी हो सकता है, ज़रूरी है वो मल्टीपल एंट्री ही हो। सो पर्पस ऑफ विजिट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो दूसरा है इंपॉर्टेंट आपकी फाइनेंस, आपके पास फंड्स कितने हैं, आपके पास सिंगल एंट्री जितने फंड्स हैं या फिर मल्टीपल एंट्रीज जितने फंड हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या कहती है, आपके जो यहाँ पे होस्ट हैं जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, उनके पास वो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या फिर आप खुद से कर रहे हो। सो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। तीसरा आपका आ जाता है आपकी मेडिकल कंडीशन। अगर आपकी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है, क्योंकि मेडिकल तो लगता ही है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो यहाँ आने के बाद टाइम टू टाइम धीरे धीरे करके वो और वर्स हो सकती है, तो आपको इस केस में भी शॉर्टर एंट्री या फिर शॉर्टर वैलिडिटी का सिंगल एंट्री वीज़ा दिया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपके स्ट्रॉन्ग टाइज क्या हैं बैक होम में, वो होने चाहिए कि येस आई बी बैक इन इंडिया, या जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग टाइज होने चाहिए। आपका वापस आने का रीज़न स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकंड, आपकी इसमें ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर पहले कहीं ट्रैवल ही नहीं किया तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। केस वीज़ा ऑफिसर कुछ भी सोच सकता है, राइट, दैट कुड बी अ रीज़न फॉर अ सिंगल एंट्री वीज़ा एज वेल। और नेक्स्ट जो चीज़ है, जो लास्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बहुत इंपैक्ट करती है, वो आपके प्रीवियस रिफ्यूजल्स भी हैं। सो ऐसा नहीं है कि अगर रिफ्यूज़ल आ गया तो दोबारा वीज़ा ही नहीं मिलेगा, लेकिन उस रिफ्यूज़ल का रीज़न क्या था, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये चीज़ भी आपके सिंगल एंट्री वीज़ा या फिर ड्यूरेशन पे इम्पैक्ट करेगी अगर आपका कोई प्रीवियस रिफ्यूज़ल है। सो इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें अब आपके ऊपर ही डिपेंड करती हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड करती हैं, और देन वीज़ा ऑफिसर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ही चेक करेंगे, आपके केस को स्टडी करेंगे, बेस्ड ऑन योर केस वो डिसाइड करेंगे कि भाई आपको सिंगल एंट्री देना चाहिए या मल्टीपल एंट्री, कुछ ड्यूरेशन का देना चाहिए, हो सकता है 1 महीने का दें या कुछ हफ्तों का दें या फिर 10 साल या 5 साल का दें। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन वीज़ा ऑफिसर नाउ, इट्स नॉट बाय डिफॉल्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये इतने चेंजेस कैसे, इसके काफ़ी फैक्टर्स हैं। सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे जो है टेम्परेरी रेजिडेंट्स को कम करना है, ये तो एक रीज़न था ही। कनाडा की मुश्किलें भी कुछ कम नहीं हो रही हैं, कुछ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सो पहले तो आपको पता ही है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का इतना इन्फ्लक्स था, इतने लोग आ गए थे, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था, इन्फ्लेशन शूट अप कर गई। जो यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं वो भी बेचारे पछता रहे हैं आके, उनको जॉब नहीं मिल रही, रहने को जगह नहीं मिल रही। जो पहले के लोग रह रहे हैं वो भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर है, इन्फ्लेशन तो आप पूछो ही मत, सारी चीज़ें थी, ठीक है। सो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लोगों का जो इन्फ्लक्स है उसको कम करते हैं, शायद चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो। सो यही रीज़न है कि कनाडा एक के बाद एक ऐसी न्यूज़ दे रहा है कि बस हमें बंदे नहीं चाहिए। लेकिन चीज़ ये है कि सारी चीज़ें इन्होंने एकदम से करी। दैट इज़ माय पॉइंट ऑफ कंसर्न कि ये चीज़ें पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं। पिछले 2 साल से स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही। पिछले 2 साल से इन्फ्लेशन के ऊपर इतने लोग बात कर रहे हैं कि भाई इतना महंगा हो गया है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके की जाती तो शायद अभी तक हमें रिजल्ट देखने को भी मिल जाता, लेकिन अभी रिजल्ट पता नहीं कब आएगा। अभी रिजल्ट ऑन ग्राउंड अगर आप मुझसे पूछें, जॉब्स का वही हाल आता है, स्टूडेंट्स को अभी भी उतनी दिक्कत आ रही है। इन्फ्लेशन पूछें, महंगाई इनफैक्ट बढ़ गई है, कुछ कम नहीं हुआ है। सो अभी तो नहीं देखने को मिला, होपफुली देखते हैं फ्यूचर में कितना हमें ऑन ग्राउंड इसका इम्पैक्ट मिलता है देखने को। सो ये उन स्टूडेंट्स के लिए काइंड ऑफ अच्छा ही होगा जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं। अगर और स्टूडेंट्स नहीं आएंगे या विजिटर्स नहीं आएंगे
तो आपकी जो जॉब्स हैं, क्योंकि यहाँ पे विजिटर पे भी आके लोग जॉब्स तक करने लग जाते थे अंडर द टेबल, और जो स्टूडेंट्स और आएंगे तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ तो लिमिटेड हैं। जॉब्स का जो सिनारियो है शायद ठीक हो, वी विल डिस्कस दैट अगर ठीक होता है कैसे। नेक्स्ट इनका ये भी हो गया। अब एक और दिक्कत कनाडा को आगे, जो मैं बोल रही थी कि मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है, वो है अपना ट्रंप जो जीत गए हैं यूएस में। सो उनके जीतने के बाद डायरेक्ट कनाडा को इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ट्रंप जो है इमिग्रेशन के बिल्कुल खिलाफ है, आप सबको पता होगा। उन्होंने साफ साफ अनाउंस किया था जो अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेंट्स हैं यूएस में मैं सबको निकाल दूंगा। सो वो जो नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है, मतलब कि 11 मिलियन का नंबर है जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग वहाँ पे हैं। और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने तो अनाउंस भी कर दिया था 1 मिलियन को तो हम निकालने ही वाले हैं। तो जैसे ही वो जीते ऑब्वियसली उन लोगों को तो लग गया कि भाई अब हमारा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। यहाँ से तो कनाडा से लोग डोंकी लगा लगा के यूएस जा रहे थे, वहाँ क्या होगा, अब ट्रंप की सरकार आ गई है। तो जैसे ही वो जीते अगले दिन जो सबसे ज़्यादा लोगों ने चीज़ सर्च की ना वो थी कि हाउ टू मूव टू कनाडा। अब ये जो है ये चीज़ कनाडा के लिए एक और बड़ी मुसीबत लेके आ गई है कि भाई अभी तो हमने स्टूडेंट्स को रोका था, विजिटर वीजे वालों को रोका था, LMIA स्ट्रॉन्ग की थी, सारी चीज़ें की थी। अब ये और दिक्कत है कि अब रेफ्यूजीज़ हैं वो कनाडा आने शुरू हो जाएंगे। पहले तो यूएस जा रहे थे रेफ्यूजीज़, अब कनाडा आएंगे। अब इसके लिए मुझे लगता है कनाडा और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है। पहले तो इन्होंने विजिटर वीज़े का तो कर ही दिया है, ड्यूरेशन कम कर दी। ये नहीं चाहता कि भाई यहाँ पे लोग ज़्यादा आए फिर विजिटर को वर्क में कराएं फिर PR कराएं, दे डोंट वांट दैट, राइट। सो ये चीज़ और भी आगे हो सकता है कि कनाडा कुछ नया लेके आए कि रिफ्यूजीज़ के लिए भी ऐसा हो कि भाई यहाँ पे मत आइए आप। ऑब्वियसली कनाडा भी रेडी नहीं है और लोगों को लेने के लिए, तो चेंजेस और भी होने वाले हैं। आई होप ये वीडियो से आपको पता लगा होगा कि कनाडा में क्या हालात चल रहे हैं, कैसे चेंजेस हो रहे हैं और कैसे बाकी जो पॉलिटिक्स है बाकी कंट्रीज़ की भी कनाडा को इम्पैक्ट करेगी। ऑफ कोर्स अमेरिका जो बॉर्डर शेयर करता है इसका तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। एनीवेज आई होप दिस हेल्प्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी आप ज़रूर बताना आपके क्या थॉट्स हैं इन चेंजेस के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ रिकमेंड करना चाहती हूँ कि ये जो चेंजेस होते हैं ना सबसे जल्दी मैं पोस्ट कर देती हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते वहाँ पे फॉलो कर दो। और अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हैं तो मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी चैनल बनाया है, सैंडी टॉक्स शॉर्ट्स करके। उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाती है शॉर्ट फॉर्म, जो भी न्यूज़ आती है मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी मेरी ऑडियंस को पता लगे तो मैं वहाँ डाल देती हूँ। ये होता है थोड़ा लंबा फॉर्मेट तो इसमें कभी टाइम लग जाता है। सो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर। आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल भी बुक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, करियर और लाइफ इन कनाडा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।